हेलो एवरीवन, रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए साइंस के आपके जितने भी 20 प्रश्न हैं, इन सभी का हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे नया प्रश्न क्या बन सकता है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, ऊर्जा का आपका दो स्रोत होता है, एक होता है अनवीकरणीय और दूसरा आपका होता है नवीकरणीय। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है नवीकरणीय होता है। तो ये दो आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत क्या है? तो देखिएगा, इसका आपका जो भंडार है अनवीकरणीय का, तो इसका भंडार आपका सीमित है। और जो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और एक बार इनका यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। इनका भंडारण सीमित है, एक बार यूज करेंगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं नवीकरणीय की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसमें आपका प्रदूषण नहीं होता है। इसमें प्रदूषण आपका नहीं होता है। और इनका जो भंडारण है, इनका जो भंडार है, ये आपका असीमित है। अर्थात इनका हम यूज करेंगे तो भी ये समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें से हमें बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है आपका जंगल है, सेकेंड में हवा है, सी में क्या है? कोयला है, और डी में क्या है? आपका पेड़ पौधे हैं। तो अनवीकरणीय इसमें से आपका हो जाएगा कोयला हो जाएगा। क्या होगा? कोयला हो जाएगा। कोयला का भंडारण क्या है? सीमित है। कोयला आपका प्रदूषण युक्त भी होता है, और एक बार इसका हम यूज करेंगे तो क्या होगा? ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो पुनः इसको तुरंत हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा इन सभी ऑप्शंस में आपका क्या होगा? कोयला यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसका एग्जाम्पल और हम ले तो इसमें आपका हो जाएगा, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस, ये आपके अनवीकरणीय ऊर्जा हो गए। वहीं हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की, तो नवीकरणीय ऊर्जा का आपका देखिएगा सबसे आसान एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका समाप्त नहीं हो सकता है, इसे हम बार बार आपका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जल ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा भी है, इसे हम बार बार आपका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया पवन ऊर्जा हो गया, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका हो गया बायोगैस हो गया, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए इस बार यही एग्जाम्पल दिया है, दूसरे बार आपका ऑप्शन दूसरा दे सकता है। तो ये सभी आपके नवीकरणीय हो गए, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस हो गए, भूतापीय ऊर्जा भी इसमें होता है। और अनवीकरणीय क्या हो गया? जिसका भंडारण आपका सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण अर्थात एम्ब्रायो के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। ध्यान देंगे, एक्टोडर्म क्या होता है? तो एक्टोडर्म होता है आपका बाह्य त्वचा। क्या होता है? यह आपका होता है बाह्य त्वचा को आपका क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म आपका कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक आपका भ्रूण के एक्टोडर्म से आपका उत्पन्न होता है। तो ध्यान देंगे, जो आपका भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, इसमें से आपका इसके एक्टोडर्म अर्थात इसका जो बाह्य त्वचा होता है, इससे आपका कौन सा ऊतक उत्पन्न होता है? तो इससे आपका दिमाग का जो ऊतक होता है, यह आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दिमाग का ऊतक दे सकता है, या ऑप्शन में आपका दे सकता है क्या? तंत्रिका ऊतक। क्या दे सकता है? तंत्रिका आपका ऊतक भी यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो जो आपका होता है, इसमें आपका एम्ब्रायो अर्थात भ्रूण में इसके एक्टोडर्म से आपका तंत्रिका ऊतक आपका उत्पन्न होता है। और ध्यान देंगे, जो आपका तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक, इसके आपके 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तो तंत्रिका ऊतक के आपके 3 घटक होते हैं। पहला आपका होता है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? पहला आपका होता है तंत्रिका कोशिका होता है। पहला आपका तंत्रिका कोशिका हो गया। इससे एक प्रश्न आपका बन सकता है, जो आपका तंत्रिका कोशिका होता है, यह आपका तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। किसका? तो यह आपका तंत्रिका तंत्र की आपका
कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है आपका तंत्रिका कोशिका, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरा आपका होता है न्यूगोरिया होता है, और तीसरा आपका होता है तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है। तो ये आपके तंत्रिका ऊतक के 3 घटक होते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं इसमें आपका किस पदार्थ के छड़ का आपका उपयोग होता है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए हमारा इस्पात दिया गया है, बी में आपका पीतल है, सी में है नर्म लोहा है, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम विद्युत चुंबक की, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपका उपयोग किया जाता है नर्म लोहे का। किसका यूज होता है? तो नर्म लोहे का आपका यूज होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विद्युत चुंबक क्या होता है? यह कुंडली नुमा होता है। क्या होता है? एक छड़ पे, एक छड़ हो गया, इस पे आपका कुंडली की तरह क्या होता है, वायर को लपेट कर आपका बनाया जाता है। कौन सा चुंबक? तो विद्युत चुंबक आपका बनाया जाता है। ध्यान देंगे, विद्युत चुंबक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक यह आपका एक प्रकार का चुंबक है जिसमें आपका विद्युत प्रवाह किया जाता है, तभी आपका इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसमें हम करंट देंगे, अर्थात इसमें हम करंट देंगे तभी इसमें आपका विद्युतीय क्षेत्र जो होगा उत्पन्न होगा। करंट हटा दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र इसमें आपका नहीं रहेगा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। विद्युत चुंबक है तो विद्युत चुंबक है तो इसके लिए आपका विद्युत की आवश्यकता होगी, करंट का कोई ना कोई सोर्स हमें इसे देना होगा। और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थाई चुंबक जो होता है, ये तो आपका विद्युत चुंबक हो गया, यही पूछ ले आपसे कि जो आपका अस्थाई चुंबक होता है, अस्थाई चुंबक, इसे बनाने में किसका प्रयोग होता है? अस्थाई चुंबक को बनाने में किसका यूज होता है? तो अस्थाई चुंबक की बनाने में बात करें किसका यूज होता है, तो इसमें यूज आपका होता है इस्पात का। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, इस्पात अर्थात आपका स्टील हो गया। आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि विद्युत चुंबक जो होता है यह किससे, इसमें किसका यूज होता है? तो विद्युत चुंबक में यूज किया जाता है आपका नर्म लोहे का। वही जो अस्थाई चुंबक होता है इसमें यूज होता है आपका इस्पात का यूज होता है। और जो आपके विद्युत चुंबक होते हैं इनमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसमें धारा की प्रवाहिता के कारण आपका उत्पन्न होता है, अर्थात जो करंट इसमें आपका फ्लो करता है इसी के कारण विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस द्रव का आपका वाष्पीकरण दर आपका सर्वाधिक है, यह हमें बताना है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका पेट्रोल दिया गया है, उसके बाद है नाखून पॉलिश करने वाला जो आपका रिमूवर हो गया, उसके बाद अल्कोहल हो गया। इसमें से आपको बताना है कि किसका आपका वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होगा। तो ध्यान देंगे, इसमें हम देखें वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण आपका अल्कोहल का होगा। किसका होगा? अल्कोहल का होगा। बहुत बच्चे आपका पेट्रोल भी आंसर मार देते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा। पेट्रोल से ज़्यादा आपका वाष्पीकरण दर होता है एल्कोहल का होता है। सबसे ज़्यादा हम बात करें, सबसे ज़्यादा आपका होता है एल्कोहल का। एल्कोहल का आपका वाष्पीकरण दर आपका सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे आपका पेट्रोल आता है। सेकेंड नंबर पे आपका पेट्रोल आता है, उसके बाद आपका पानी आता है, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है? मिट्टी तेल, आपका केरोसिन तेल आपका आता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है यह आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाष्पीकरण के। तो क्वथनांक आपका जो होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका वाष्पीकरण का। जिसका क्वथनांक आपका जितना ज़्यादा होगा उसका वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। और जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ ले कि इनमें से किन पदार्थों का या किन द्रव का आपका क्वथनांक आपका अधिक है, किसका आपका क्वथनांक अधिक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो क्वथनांक अधिक किसका होगा? तो क्वथनांक अधिक आपका होगा, देखिए, जिसका वाष्पीकरण क्या है? कम है, उसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। तो मिट्टी तेल का आपका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करें सबसे कम क्वथनांक किसका है? आपका एल्कोहल का है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे जरूर कि क्वथनांक जो होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वाष्पीकरण का। क्वथनांक ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा आपका, उसके बाद क्वथनांक कम होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है यह किस में पाया जाता है? तो ये आपका टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑक्सैलिक अम्ल यह आपका टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है संतरा। संतरा में क्या पाया जाता है? तो संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आलू में क्या पाया जाता है? तो आलू में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है इसमें, आलू में। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, तो आप इससे ध्यान रखेंगे। संतरा में क्या हो गया? सिट्रिक अम्ल हो गया। टमाटर में क्या हो गया? ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया। और आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। और यही क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपका वसा से मिलता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? वसा अर्थात लिपिड से मिलता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, क्या है कि केवल हम इस क्वेश्चन को आपको बता दें और आंसर बताकर यहाँ से चले जाएं तो क्या होगा? आप क्या समझ पाइएगा? कुछ नहीं। ऐसे तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से, क्वेश्चन से नया क्वेश्चन जितना भी बन सकता है उसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या होगा? इससे आपका बेस मजबूत होगा और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। तो देखिए, इस तरह आप पढ़िए कि एक क्वेश्चन पूछे तो उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में क्या होना चाहिए? आपका स्कैन होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसके बाद इस क्वेश्चन को आप देखें तो क्या हो? आपको खुद माइंड में यह सभी जो प्रश्न है आपके माइंड में क्या होना चाहिए? स्कैन होना चाहिए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आलू में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। वही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? तो वसा अर्थात लिपिड से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो होता है यह किससे बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है यह आपका लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को आपका इसका एक अन्य नाम है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली न देकर क्या दे सकता है? कोशिका झिल्ली भी आपका दे सकता है। और जो आपका कोशिका झिल्ली होता है यह आपका अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? यह आपका अर्ध पारगम्य होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली जो है यह क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। वही बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली आपका पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो है यह आपका पादप और जंतु आपका दोनों में पाया जाता है। वहीं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कोशिका भित्ति, कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की बात करें तो यह आपका केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली आपका पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है यह आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली का ही नाम है आपका प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो ये आपका लिपिड और आपका प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। हमें क्या बताना है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। उसके बाद ध्रुव पर सबसे कम होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है। तो पृथ्वी पर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण की हम बात करें तो पृथ्वी पर कितना होता है? तो पृथ्वी पर आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान। उसके बाद हम बात करें कि जो आपका जी का वैल्यू होता है यह आपका भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है।
जी का जो वैल्यू है ये आपका भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। वहीं हम बात करें कि ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर आपका कम नहीं होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण आपका ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण यह आपका अधिक होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। वही बात करें कि जो आपका जी का वैल्यू अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू है, पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर, पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। जी का वैल्यू पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, दूरी बढ़ने पर कम होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से देखिए, जैसे आपका यह पृथ्वी हो गया, इससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, दूरी बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू हमेशा आपका कम होगा। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण आपका भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। भूमध्य रेखा पर आपका सबसे कम होता है, ध्रुवों पर आपका सबसे अधिक होता है, और पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम 10 लेकर भी आपका सॉल्व करते हैं। वहीं बात करें कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यह पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है। मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। वहीं हम बात करें सल्फर का, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 16 होता है। अष्टक बनाने के लिए इसकी हम बात करें तो 2, 8 और लास्ट सेल में कितना बच जाता है, 2 बचता है। इसमें बात करें तो इसमें 2, 8, 8, तो इसमें देखिए 2, 8, 10, 8, 18, यहाँ पे -2 की कमी हो गई और यहाँ पे 2 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैग्नीशियम पे क्या होता है, +2, सल्फर पे क्या होगा, -2 होगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, MgS बनेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा, जो क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। क्या है, यह आपका अकार्बनिक यौगिक है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, क्या है, अकार्बनिक आपका यौगिक है मैग्नीशियम सल्फाइड। देखिए यहाँ पे +2 है, -2 है, तो इस तरह का जो आपका क्या होता है, अभिक्रिया होता है। इसमें कौन सा बंध होता है, तो इसमें आपका बंध होता है आयनिक बंध होता है। क्या होता है, आयनिक बंध होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्या होता है, आयन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है कि प्लस तो इसके हैं, माइनस तो इसके हैं, मिल गए तो आपका क्या हो गया, MgS हो गया। तो यह क्या हो गया, आयनिक बंध होगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है। अब देखिए, सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि एकल परमाणविक होता क्या है। तो देखिए, एकल परमाणविक किसे कहा जाता है, तो एकल परमाणु तत्व ऐसे तत्व हैं जो एकल परमाणुओं के रूप में स्थिर होते हैं। ये क्या होते हैं, एकल परमाणु के रूप में आपका स्थित होते हैं। ये आपके एकल परमाणु के रूप में स्थित होते हैं। तो ये तत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, एकल परमाणु आपके होते हैं जितने भी आपके नोबेल गैस हैं, नोबेल गैस जो हैं ये सभी आपके एकल परमाणविक होते हैं। तो नोबेल गैस कौन कौन से हैं, तो नोबेल गैस याद करने का आपका ट्रिक है, नोबेल गैस को याद करने का आपका ट्रिक है, हेने आ कृति जेरानी। क्या है, तो हेने आ कृति से रानी। क्या है, हेने आ कृति से रानी। तो देखिए, इससे आप याद रख सकते हैं सभी नोबेल गैस को। तो ह से आपका हो जाता है हीलियम। क्या होता है, इससे आपका हो जाता है हीलियम। ने से क्या हो जाता है, नियॉन हो जाता है। आ से क्या हो जाता है, इससे आर्गन होता है। इसके बाद क्या होता है, कृति से आपका क्रिप्टम हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिप्टन आपका हो जाता है। उसके बाद बात करें, उसके बाद आपका है जेनॉन। जे से क्या हो जाएगा, आपका जेनॉन हो जाएगा। उसके बाद रानी से क्या हो जाएगा, रानी से आपका रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इससे आपका रेड ऑन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी क्या है, ये सभी एकल परमाणविक है, अर्थात ये क्या है, ये इनर्ट गैस इन्हें कहा जाता है या नोबेल गैस कहा जाता है। ये स्वतंत्र है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ट्रिक क्या है इन्हें याद रखने का, हेने या कृति से रानी। तो देखिए इसमें से एकल परमाणु की बात करें तो हीलियम क्या है इसमें दिया गया है, नियॉन भी यहाँ पे है, आर्गन भी इसमें है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि ये सभी क्या है, एकल परमाणविक तत्व हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि एकल परमाणु क्या होता है, जो दूसरे से अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। क्या होते हैं ये, इनका अष्टक पूरा होता है। जैसे इसका 2 है हीलियम का एटॉमिक नंबर, तो देखिए 2 क्या है, फर्स्ट में हम देखिए पढ़ते हैं जब वैलेंसी आपको हम पढ़ाएंगे, संयोजकता पढ़ाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट सेल में आपका 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, इस तरह। तो देखिए इसका क्या है, परमाणु संख्या हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 होता है। तो 2 और 8 दोनों सेल क्या करता है, पूरा कर लेता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आपका नोबेल गैस कहा जाता है, ये आपके इनर्ट गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। हमें बताना है कि बच्चों को आपका कौन सा इसमें से टीका है जिसे आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा डीपीटी टीका। कौन सा टीका है, तो यह टीका आपका है डीपीटी आपका टीका है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे जो आपका डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया या टेटनस हो गया, ये तीनों किस प्रकार के रोग हैं, तो ये तीनों आपके जीवाणु जनित रोग हैं। किस प्रकार के रोग हैं, तो ये आपके जीवाणु जनित आपके रोग हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि इसके रोग कारक कौन है, तो जीवाणु है। काली खांसी के भी रोग कारक कौन है, तो जीवाणु है। टेटनस के भी आपके रोग कारक कौन है, तो जीवाणु है। और इनसे बचने के लिए बच्चों को किसका टीका दिया जाता है, तो डीपीटी का आपका टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। देखिए सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे और क्या होगा, आप एग्जाम पास कर जाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको अच्छा से पढ़ना होगा। आपको कम से कम आपको 85 से एबव मार्क्स लाना होगा, तभी जाकर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए आप अच्छा से अपना क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। हमें क्या बताना है, त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि त्वरण होता क्या है। तो त्वरण आपका होता है v-u/t होता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, v-u/t। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है, टाइम होता है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या है, वेग में परिवर्तन। v-u क्या है, यह आपका है वेग में परिवर्तन। यह आपका है वेग में परिवर्तन और बटा में क्या है, नीचे आपका समय है। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो देखिए वेग का आपका यूनिट क्या होता है, तो वेग का आपका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और फिर नीचे क्या है, समय का क्या होगा, सेकेंड होगा। तो क्या होगा, यह ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो मीटर बटा पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, त्वरण का आपका यूनिट निकल के आता है। तो त्वरण का मात्रक क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपका होगा ही, किलोमीटर में भी हम इसको वेलोसिटी को मान लीजिए हम वेग को किलोमीटर में दे सकते हैं, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा। सेंटीमीटर में भी हम दे सकते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे नहीं होगा, स्क्वायर होना चाहिए। टाइम का आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये आपका त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। बाकी सब क्या हो आपका त्वरण का मात्रक हो सकता है, क्योंकि देखिए समय का स्क्वायर हर जगह पे है, तीनों जगह पे है, इसमें नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा गलत आंसर है। आप याद रखेंगे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v-u/t होता है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी दे दे, इनिशियल वेलोसिटी दे दे, समय दे दे और आपको त्वरण निकालने का पूछ दे। और त्वरण का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन का दर बटा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है, देखिएगा, किसी वस्तु का वजन हवा में क्या है,
किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन कितना होता है, 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या है? तो देखिए पहले आपका क्या है, पहले आपका है 10 न्यूटन, टोटल आपका वजन है 10 न्यूटन। पानी में जाता है तो क्या होता है, इसका वजन 8 न्यूटन होता है। तो कितने पानी को यह हटाया है? तो बात करें तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा, तो 8 वजन इसमें से निकल गया तो कितना बचा, तो 2 न्यूटन आपका बचा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उन अंगों का नाम बताना है जो मनुष्य में आपके उत्सर्जन प्रणाली अर्थात जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसके आपके अंग होते हैं। तो देखिए उत्सर्जन प्रणाली जो हमारा होता है, उत्सर्जन अंग होता है, उसके अंग आपके किडनी होते हैं, उसके बाद यूरेटर भी होते हैं। क्या होते हैं, यूरेटर भी होते हैं, इसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी है मूत्राशय और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो ये भी क्या होते हैं, हमारे उत्सर्जन अंग के भाग होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये सभी क्या है, ये सभी आपके मानव के उत्सर्जन तंत्र के आपके अंग है। 2 किडनी हो गए, यूरेटर हो गया, मूत्राशय और यूरेथ्रा, ये सभी क्या है, उत्सर्जन तंत्र के आपके अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को आपका परावर्तित करता है किस रूप में, विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत सिग्नल के रूप में, कि वास्तविक प्रतिबिंब में, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रेटिना होता है यह आपका प्रतिबिंब को, प्रकाश को परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है, तो यह आपका विद्युत सिग्नल के रूप में आपका परावर्तित करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। रेटिना जो होता है प्रकाश को आपका विद्युत सिग्नल में आपका परावर्तित करता है। बात करें कि जो हमारा आँख होता है, हमारे आँख में, मानव नेत्र में आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मानव नेत्र में आपसे पूछ ले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है, और क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है यह क्या होता है, तो यह आपका वास्तविक होता है और आपका उल्टा होता है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। वहीं एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछ लें कि जो आपका नेत्र दान किया जाता है इसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो नेत्र दान की बात करें तो नेत्र दान में हमारे आँख का जो कॉर्निया होता है इसे आपका दान किया जाता है। किसे दान किया जाता है, तो कॉर्निया को आपका दान किया जाता है नेत्र दान में। जो आपका उजला वाला भाग है आँख में यह क्या है, यह आपका कॉर्निया है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए हमारे घरों में जो तार लगे होते हैं, हमारे घरों के क्या है, घरों में जो आपके वायर लगे होते हैं इसमें जो आपका उदासीन जो तार होता है, जो आपका निगेटिव वाला तार होता है, इसको हम किस कलर का तार लगाते हैं, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, उदासीन तार को किस कलर का हम लगाते हैं, ब्लैक कलर का आपका लगाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। जो काले रंग का तार होता है इससे हम विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, उदासीन तार के रूप में आपका यूज़ करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा घर में जो विद्युत परिपथ होता है यह आपका समांतर क्रम में होता है कि श्रेणी क्रम में होता है। तो घरों में जो आपके बल्ब, पंखे लगे होते हैं ये सभी आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में आपके जुड़े होते हैं। तो ध्यान देंगे, समांतर क्रम में जुड़ने से क्या होगा, प्रतिरोध आपका कम इसमें लगता है, रेजिस्टेंस कम खर्च होता है। बात करें अब हम, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। जो आपका धारा करेंट होता है, करेंट का मात्रक क्या होता है, तो करेंट का मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद आपसे पूछ लें कि चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज अर्थात आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यह आपका
कूलम्ब होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। घरेलू जो परिपथ होता है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल है क्वेश्चन, ये कोई भी आपका क्या है अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, इसको तो याद कौन करेगा। घरेलू जो परिपथ होता है, इसमें जो उदासीन तार होता है, निगेटिव वाला तार किस कलर का हम यूज करते हैं, तो ब्लैक कलर का यूज करते हैं। और घरों में जो क्या होता है, जो जो आपका इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वे किस क्रम में आपके सजाए होते हैं, तो ये आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। वहीं बात करें धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किंगडम प्लांटे अर्थात किंगडम प्लांटी में शामिल है। तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन से शामिल है, यह हमें बताना है। तो देखिए, किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसमें आपके शैवाल भी शामिल होते हैं, ब्रायोफाइट्स शामिल होते हैं, टेरिडोफाइट्स भी शामिल होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी शामिल होते हैं, और आपका एंजियोस्पर्म भी शामिल होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो प्लांट किंगडम, इसमें आपके शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सभी आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सा विधि अपनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपका मृदा अपरदन जो होता है, इसे रोकने के लिए सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो इसे रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसे रोकने के लिए आपका सोपानी कृषि अपनाई जाती है। कौन सी कृषि अपनाई जाती है, सोपानी कृषि। इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो इसका अंग्रेजी आपका होता है टेरेस फार्मिंग। क्या होता है, तो टेरेस फार्मिंग आपका यह विधि आपका अपनाई जाती है। टेरेस फार्मिंग क्या है, तो देखिए, जो आपका पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है, ये तो आपका प्लेन अर्थात समतल नहीं होता है, तो यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया खेती, फिर यहाँ पे हो गया, तो सीढ़ी की तरह क्या होता है, खेती किया जाता है। जितना प्लेन है, जैसे इतना प्लेन सरफेस है, तो इसके चारों तरफ बांध बांध कर इस यहाँ पे खेती होगा, फिर यहाँ पे नया बांध होगा, यहाँ पे नया बांध होगा, इसी को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। तो देखिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या होगा, तो ये आपका सोपानी कृषि अपनाया जाता है। तो सोपानी कृषि से क्या होगा, फसल भी हो जाएगा, और जो यहाँ पे बांध होगा, यह क्या करेगा, मिट्टी को आपका नीचे गिरने से क्या करेगा, रोकता है। तो यह आपका पहाड़ी क्षेत्रों में इस विधि का आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, MACS 1407, जो कि एक अधिक उपजाऊ देने वाला कीट मुक्त प्रजाति है। यह किसका प्रजाति है, चावल का है, गेहूं का है, सोयाबीन का है, या दलहन का है, यह हमें बताना है। तो जो आपका MACS 1407, यह आपका जो किस्म है, यह आपका है सोयाबीन का। किसका किस्म है, तो यह आपका है सोयाबीन का है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, अब हम बात करें सोयाबीन का, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका मिलता है किसमें, सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, तो हमारे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन की खेती की जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को आपका सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को आपका जाना जाता है। सोयाबीन में आपका सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका MACS 1407 है, यह आपका सोयाबीन का एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। हमें बताना है कि इनमें से आपका कौन सा लक्षण है जो आपका प्रभावी है। तो ऑप्शन ए है बीज का झुर्रीदार आकार, ऑप्शन बी है फूलों का शिखर स्थिति, ऑप्शन सी है बीज पत्रों का हरा रंग, ऑप्शन डी है फूलों का अक्षीय स्थिति। तो देखिए, इनमें से कौन सा लक्षण सबसे प्रभावी है, तो जो आपका फूलों का अक्षीय स्थिति होता है, यह आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। फूलों का अक्षीय स्थिति, आप इसे याद रखेंगे, यह आपका सबसे प्रभावी माना गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका प्रोपैनिक अम्ल है। हमें बताना है प्रोपैनिक अम्ल, इसका क्या करना है, इसका हमें बताना है प्रोपैनिक अम्ल क्या होता है। तो देखिए, प्रोपैनिक अम्ल जो होता है, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O2 होता है। इसकी हम रचना भी कर देते हैं कि प्रोपैनिक अम्ल क्या होता है। देखिए, यहाँ पे C कितना है, तो कार्बन 3 है,
ये आपके सिंगल बॉन्ड से क्या है, जुड़े होते हैं। उसके बाद बात करें, इधर आपका OH होता है, फिर बात करें यहाँ पे आपका H होता है, फिर ऊपर में आपका सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और डबल बॉन्ड से आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। यही आपका क्या है, प्रोपेनिक अम्ल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और जो आपका प्रोपेनिक अम्ल है, यह एक तीखा और अप्रिय गंध वाला तरल है। क्या है, इसका गंध कैसा होता है, इसका गंध आपका तीखा होता है और अप्रिय होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रोपेनिक अम्ल का क्या होता है फॉर्मूला, तो C3H6O2 होता है। देखिए C3 यहाँ पे कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 2 है, तो देखिए 1 2, तो ये आपके क्या हो गए, प्रोपेनिक अम्ल हो गए। तो इस तरह आज के क्लास में हमने 2022 में आपका डीएलएड में साइंस के जो आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ इनसे जो भी आपके नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को भी हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्लास कैसा लगा है, आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।